हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ इस बारे में समझना होगा कि एक्ट, अमेंडमेंट, बिल, इन सब के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले बात आती है बिल की। जब भी हमें किसी कानून को पास कराना होता है, उस कानून को पास कराने के लिए जो इंडिया में व्यवस्था है, भारत देश में व्यवस्था है, उसके अनुसार सबसे पहले हमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोअर हाउसेस और अपर हाउस, उसमें उस बिल को पास कराना होता है विद द मेजॉरिटी वोट्स। उसके बाद राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए ये बिल जाता है और राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद उसको, बिल को माना जाता है कि वो बिल एक्ट बनता है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे देश में जितनी भी मोटर व्हीकल्स चल रहे हैं, इन मोटर व्हीकल्स के लिए एक कानून नहीं था, कोई पुलिस वाला कितने का चालान काट रहा था, कोई चालान नहीं काट रहा था, कोई मनमानी कर रहा था, तो उसको लेके एक कोई एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सर्टेन रूल्स निकालता है कि एक रूल बुक है जिसमें सर्टेन कुछ 10 चैप्टर्स हैं और उन 10 चैप्टर्स में कुछ रूल्स हैं जो बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए इन द टाइम ऑफ ड्राइविंग, इन द टाइम ऑफ व्हेन वी आर डीलिंग विद ट्रैफिक, और उसके ना फॉलो करने पर हमें क्या जुर्माना देना होता है। तो ये सारा जो कुछ भी रूल्स बुक है, ये सारी सबसे पहले जाएंगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सबसे पहले जाएंगी ये लोअर हाउस, दैट इज ऑल्सो नोन एज लोकसभा। उसके बाद जब लोकसभा से विद द प्रॉपर डिस्कशन एंड द मेजोरिटी वोट जब ये पास हो जाएगा, उसके बाद फिर ये जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी डिस्कशन के बाद, वोटिंग के बाद, मेजॉरिटी वोट्स को लेने के बाद, फिर अगर ये बिल कुछ एमपी को, मेजॉरिटी एमपीज को काम का लगता है, फायदे का लगता है, तब फिर ये जाता है हमारे महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय के अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। उसके बाद फिर जो भी पर्टिकुलर कानून होता है, जो बिल होता है, वो बिल बदलता है हमारा किसी भी एक्ट में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिल एंड अ एक्ट। एक बिल जो होता है वो हमारे देश में मान्य नहीं होता है। बिल एक सिर्फ एक रूल बुक है जिसको प्रस्तावित किया गया है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, किसी भी पक्ष या विपक्ष के द्वारा, कि इस रूल बुक पर कुछ ध्यान दिया जाए, इसको पास कराने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है, या जो भी एमपी हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा है और मैं सदन में ये चीज प्रस्तुत करना चाहता हूं, ये इन कानूनों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, कृपया इस पर देखें, कुछ फेरबदल की जरूरत हो तो वो करें, अन्यथा इसको पास करें। इस तरीके से हमारा एक बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है। बात करते हैं इसके बाद अमेंडमेंट्स की। जैसा कि हमारे संविधान निर्माता, संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन श्री डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया था कि उनके अकॉर्डिंग जो भी कोई लॉ है या जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन है,
वो सिर्फ उन्हें 5 सालों के लिए ही ठीक लगता है। तो इस चीज के मद्देनजर हमारे जो कानून है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक सुविधा है, या कह सकते हैं कि उसमें अमेंडमेंट करने की गुंजाइश है। अमेंडमेंट, सेकंड टॉपिक जिसको हमें समझना था वो है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्या होता है? अमेंडमेंट्स मतलब किसी भी कानून में फेरबदल या फिर जरूरत पड़ने पर उसको चेंज करने की सुविधा। जैसे मान लेते हैं, अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी कि इंडियन मोटर व्हीकल्स एक्ट, कि मोटर व्हीकल्स में समझ में नहीं आ रहा था कि कोई पुलिस वाला कितने का चालान काट रहा था, कोई कितने का चालान काट रहा था, पब्लिक रूल्स को नहीं मान रही थी, कुछ सर्टिफाइड रूल्स ही नहीं थे, कोई कुछ, तो उसके लिए आया था मोटर व्हीकल्स एक्ट। लेकिन हो सकता है बदलते बदलाव के साथ, बदलते युग के साथ कुछ बदलाव ऐसे होते जो शायद एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे आज के समय में हेलमेट है, आने वाले कुछ समय में साइंटिस्ट इस तरीके की खोज कर रहे हैं कि हेलमेट्स में भी एयर बैग लगे, तो आने वाले समय में वो हेलमेट्स ना रह के सिर्फ एक नेक बैंड रह जाएंगे जो हमारी गर्दन पे लगे होंगे, और जरूरत पड़ने पर जब भी उनको सेंस होगा कि कोई पर्सन गिरने वाला है तो वो खुल के पूरे हेड को कवर कर लेंगे। देन देयर विल बी नो नीड ऑफ हेलमेट्स। तो इस केस में अमेंडमेंट काम आएंगे। अभी रूल है कि हेलमेट ना पहनने पर इतने का चालान, उतने का चालान, और ये गलत है कि हेलमेट बिना पहने बाइक नहीं चलानी चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए है जो कि। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है विज्ञान इस तरीके की खोज करे तो हेलमेट की जरूरत ना रहे, तो उस समय हम उसमें कर सकते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब कुछ सुधार। अगला टॉपिक आता है कि जब भी हम बिजनेस लॉज को पढ़ेंगे, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सीए, बीबीए फाइनेंस, बीबीए टैक्सेशन, इसके अलावा डेली लाइफ में भी कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी जनरल थिंग। हम कॉन्ट्रैक्ट से तो उलझते ही रहते हैं। कभी कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर के आगे की सड़क बनाता है, कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमारे पुलों को बनाता है, डैम्स को बनाता है, कभी कभी हम अपने घर पे ही वाइट वॉशिंग, पुताई का ठेका देते हैं, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी हम अपने जो भी खर्चे होते हैं घर के, उनके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी को कि आज से मैं जो भी खर्चा करूंगा वो लिख के करूंगा। जैसा कि हम अपनी वाइफ को करते हैं, खर्चा जो भी मैं करूंगा लिख के करूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी है, क्या अगर कोई ऐसा खर्चा करे जो लिख के ना करे तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, अनवॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बिजनेस लॉज में। तो बिजनेस लॉज की टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को हमें समझना पड़ेगा। आईसीएआई के बिजनेस लॉज के जो मॉड्यूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऑफिशियल टर्म्स लिखी होती हैं। जितनी भी बिजनेस लॉज की बुक्स होती हैं उसमें ऑफिशियल टर्म्स डेफिनेटली लिखी ही होती हैं, जैसे कि अमेंडमेंट, बिल, एक्ट, इनके बारे में तो समझ चुके हैं। लेकिन सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, आर्टिकल, इन सब का क्या मतलब होता है, इन सब के बारे में आइए समझते हैं कुछ डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन की। सेक्शन, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसमें 266 सेक्शंस हैं। इन सेक्शन से कुछ छोटे होते हैं, इन सेक्शन के सब पार्ट्स होते हैं, सब सेक्शंस। इन सब सेक्शंस के भी नीचे होते हैं क्लॉजेस, और इन क्लॉजेस के भी नीचे होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, या जिनको हम सब क्लॉज भी बोल लेते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस लॉज को समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट।
इसके बाद हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है आखिर। सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1872 में, और तारीख थी 1 सितंबर, जब से ये एप्लीकेबल हुआ। पास तो पहले ही हो चुका था, लेकिन एप्लीकेबल हुआ 1 सितंबर 1872 में। उस समय हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, लेकिन जो पार्लियामेंट थी वो इंडियन ही थी। पार्लियामेंट में इंडियन लीडर्स ही हुआ करते थे। लेकिन इस इंडियन पार्लियामेंट में भी जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो ऑफिसर्स डेफिनेटली ब्रिटिशर्स ही थे, या फिर बाहर के जो ब्रिटिश कंट्रीज थी उनसे ही आए थे। लेकिन जितने भी हमारे लीडर्स थे, एमएलए थे, एमपीज थे, वो इंडिया के ही थे। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ या इंडियन पार्लियामेंट में। उस समय चल तो रहा था ब्रिटिश साम्राज्य, लेकिन थी वो इंडियन पार्लियामेंट में ही। इंडियन पार्लियामेंट में ही वो पास हुआ। आगे जाके बिजनेस लॉज में भी बीबीए, जिसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते हैं, बीबीए फाइनेंस, बीबीए टैक्सेशन, और बीबीए का जो भी स्पेशलाइजेशन हो, चाहे नॉर्मल बीबीए हो, एक किसी भी यूनिवर्सिटी में जब बिजनेस लॉज को पढ़ाया जाता है या जब हम लॉ की पढ़ाई करते हैं उसमें पढ़ाया जाता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बाद पढ़ाया जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो तीनों है ये 1872 के टाइम पर एक ही हुआ करते थे। 1872 के टाइम पर एक बहुत मोटी बुक हुआ करती थी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की थी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 266 सेक्शंस थे, जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। 266 सेक्शंस। सब सेक्शंस किससे थे दैट्स नॉट द टॉपिक, बट 266 सेक्शंस थे। 266 सेक्शंस अपने आप में एक बहुत मोटी बुक की तरफ इशारा करते हैं। तो 266 जो सेक्शंस थे उसमें सेक्शन 1 से लेकर जो सेक्शन 75 तक था वो था इसके जनरल प्रोविजंस के बारे में। सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 ये था जनरल प्रोविजंस के बारे में। फिर सेक्शन 75 से सेक्शन 123 तक जो था वो था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेक्शन 75 से सेक्शन 123 तक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 147 तक जो था वो था इंडेमनिटी, इंडेमनिटी के बारे में और गारंटी के बारे में। इंडेमनिटी एज गारंटी। उसके बाद सेक्शन 148 से सेक्शन 281 तक था बेलमेंट एंड प्लेज। 148 से 281। बेलमेंट एज प्लेज के बारे में। उसके बाद सेक्शन 282 से सेक्शन 238 तक था एजेंसी के बारे में।
सेक्शन 282 से सेक्शन 238 तक जो था वो हमारा था एजेंसीज के बारे में। जब भी हम कहीं देखते हैं रिलैक्सो शोरूम है, स्पार्क्स का शोरूम है, पतंजलि का शोरूम है, तो ये एक तरीके से एजेंसीज हैं। एजेंसीज के क्या रूल होते हैं इसके बारे में हमने इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 239 से इसके लास्ट तक 239 से सेक्शन 266 तक जो हमारा है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। (1930) 1930 में इतनी मोटी जो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक थी, इसको कुछ पतला करने के लिए उस समय के जो ऑफिसर्स थे, उस समय के जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को रिपील कर दिया 1930 में। 1930 में इसको कर दिया रिपील, और रिपील का मतलब है कि इसको उससे अलग कर दिया। अब जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे तब सेक्शन 1 से लेकर 75 तक तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 124। बीच में सेक्शन 75 से लेकर सेक्शन 123 तक हमें इसमें पढ़ने को नहीं मिलेगा। और एज सेम हम लास्ट में जब पढ़ेंगे तो हमें सेक्शन 238 तक पढ़ने को मिलेगा, ये सेक्शन 239 तक, और उसके बाद हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में, इसके सिर्फ 2 साल बाद 1932 में उसको भी रिपील कर दिया गया उस समय के लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के द्वारा। जिस ईयर में या जिस सन में कोई कानून बनता है उसके लास्ट में वही ईयर आ जाती है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो इंडियन पीनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अलावा जो एविडेंस एक्ट था, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी नोटेड, 1 सितंबर को ही हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भी लागू हुआ था। इसी डेट पे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हुआ था, जो कि अब भारतीय साक्ष्य संहिता बन चुका है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भी अब बदल चुका है, इंडियन पीनल कोड वो भी अब बदल चुका है, उसके नए नाम आ चुके हैं। कमेंट में आप कमेंट कीजिए। और इस तरीके से इसके सारे के सारे जो हैं वो सेक्शंस चलेंगे। ये दोनों रिपील हो चुके हैं, ये अब आईसीएआई के मॉड्यूल में सेपरेट चैप्टर्स हैं, ये इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी और पार्टनरशिप एक्ट भी। These both are 2 separate chapters in ICAI module as well as the BBA syllabus of any university. क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद बात आती है सेक्शन फर्स्ट की। जब इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट ही आता है, सेक्शन नंबर पहला। फर्स्ट सेक्शन में देयर इज नो सब क्लॉज और इसके टोटल 10 क्लॉज हैं। सब सेक्शन नहीं पता, नहीं इसमें लिखने की जरूरत है, आईसीएआई के मॉड्यूल में नहीं है, सब सेक्शन है भी नहीं इसमें, जो है वो क्लॉज हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले आता है ए क्लॉज, बी क्लॉज, सी क्लॉज, डी क्लॉज, ई क्लॉज,
एफ क्लॉज, जी क्लॉज, एच क्लॉज, आई क्लॉज और जे क्लॉज। इसमें टोटल 10 क्लॉजेज हैं। उन 10 क्लॉजेज के अंदर सेवरल डेफिनेशंस हैं। जैसे हम आईपीसी में देखें तो धारा 420 के तहत उसमें धोखाधड़ी को एक्सप्लेन किया गया है कि धोखाधड़ी किस किस तरीके से है और किस किस चीज को धोखाधड़ी माना जाएगा। उस तरीके से जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या क्या डेफिनेशंस हैं, एग्रीमेंट, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ऑफर, प्रपोजल, इन सब चीजों के बारे में हम इन सेवरल क्लॉजेज में पढ़ेंगे कि इन सारी चीजों की डेफिनेशन क्या है, किसको एक प्रॉपर ऑफर या प्रपोजल माना जाएगा, प्रपोजल और ऑफर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या होता है, वाइड एग्रीमेंट क्या है, अनवाइड एग्रीमेंट क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनवाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आइए सब कुछ इसमें देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है, फर्स्ट जो हमारा इसका सेक्शन है उसमें तो बेसिक डेफिनेशंस के बारे में दिया हुआ है। ये है इसका सेकंड सेक्शन। ये है 2A, ये है 2B, ये है 2C, ये है 2D, ये है 2E, ये है 2F, ये है 2G, ये है 2H, ये है 2I और ये है 2J। इनमें सेवरल सेक्शंस हैं और उनके बारे में उनकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं।